हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है एक्सन टीजा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट, खुलते ही 522 अंक तक गिरा सेंसेक्स। निफ्टी ने भी लगाया बड़ा गोता। कावेरी जल विवाद में फैसले का पालन न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जताई नाराजगी। कर्नाटक सरकार बोली, तमिलनाडु में पानी की किल्लत नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। मिनी सचिवालय से हो रही है फायरिंग। अब तक पुंछ में 4 आतंकियों को मार गिराया। झांसी में मुलायम जन संदेश यात्रा को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। सरकार की नीतियों और विकास पर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है मकसद। सहारनपुर में गन्ना किसानों की महापंचायत गन्ना भुगतान समेत तमाम मांगों को लेकर सरकार को कर रहे हैं कटघरे में खड़ा। गोरखपुर में फर्जी खाता खोलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी को हजमी पुलिस ने धर दबोचा। भारी संख्या में नकली पहचान पत्र बरामद। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, विसनगर, नैनीताल के लिए हाई अलर्ट जारी। और बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शागोरेका बैनर्जी। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीएम ने बर्खास्त कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पवन सिंह सेंगर से। पवन, वजह क्या रही है इसके पीछे? और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीएम ने बर्खास्त कर दिया है। बहुत बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पे सीएम ने बर्खास्त किया है खनन मंत्री गायत्री प्रसाद को। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीएम ने बर्खास्त कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला और सीएम ने किया है बर्खास्त खनन मंत्री गायत्री प्रसाद को। अपडेट अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पवन सिंह सेंगर से। सेंगर, जानना चाहेंगे इसके पीछे माजरा क्या है, किस वजह से, किन कारणों की वजह से बर्खास्त किया गया है? पवन से हमारी अभी बात नहीं हो पा रही है, और लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। गायत्री प्रजापति मंत्री पद से हटाए गए हैं। यूपी के खनन मंत्री बर्खास्त हुए हैं। गायत्री प्रजापति मंत्री पद से हटाए गए हैं। सीएम ने किया मंत्री को बर्खास्त। आपको बता दें कि यूपी के खनन मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, जिन्हें मंत्री पद से हटाया गया है और मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है। मुख्यमंत्री की निशानदेही पर ये कदम उठाया गया है, उनको मंत्री पद से हटाया गया है। गायत्री प्रजापति मंत्री पद से हटाए गए हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटा दिया है। यूपी के खनन मंत्री रहे हैं गायत्री प्रसाद। बढ़ती दूसरी खबरों की तरफ, शेयर बाजार आज खुलते ही धड़ाम हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही सेंसेक्स 546 अंक गिरा। बीएसई में करीब 550 अंक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में 50 अंक की गिरावट आई है।
यूपी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाने पर नाराजगी जताई है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक की इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बजाय 1,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के किसानों को तत्काल राहत देने के तौर पर 10 दिनों के लिए 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का आदेश दिया था। वहीं आज कावेरी निगरानी समिति की दिल्ली में बैठक है, जिसमें तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के लिए कावेरी नदी से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर फैसला किया जाएगा। आवेदन में मांग की गई है कि 10 दिन की बजाय उच्चतम न्यायालय को केवल 6 दिन तक पानी छोड़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि व्यापक आंदोलन से हर रोज हो रहे 500 करोड़ रुपए के नुकसान के मद्देनजर कर्नाटक को चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। आवेदन में कर्नाटक ने कहा है कि जनता का गहरा दबाव है और राज्य पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त होने से रोकने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति पूरे राज्य में बहुत खतरनाक हो गई है। पूरा राज्य बंद पड़ा है और कई जगहों पर हिंसा भी हो सकती है। ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। राज्यों के बीच में जो आम इंसान है उसके बीच में भी आपस में कटुता आ सकती है। तो इसको जितनी जल्दी कोर्ट सामने आकर सुलझाए, राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस मिले और बात आगे बढ़ाए तो अच्छा होगा। छत्तीस राइफल लड़ाकू विमान सौदे पर आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी मोहर लगा सकती है। आज इस कमेटी की बैठक में, जिसमें ये अहम मुद्दा है, रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को पास कर चुका है। भारत फ्रांस से 36 राइफल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। करीब 59,000 करोड़ के इस सौदे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक में मोहर लगाने के बाद विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि एक बार फिर न्यायपालिका में रिक्तियों और बड़ी संख्या में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया है। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 12 न्यायाधीश हैं और कम से कम 3 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं। जजों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। टीएस ठाकुर ने कहा कि विधि आयोग की 1987 की रिपोर्ट में अनुसार तब 40,000 न्यायाधीशों की आवश्यकता थी, लेकिन आज भी न्यायाधीशों की संख्या सिर्फ 18,000 है। सीजेआई ने कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो अगले 15 से 20 साल में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है। और आपको बताएं, सिर्फ 18,000 न्यायाधीश ही मौजूद हैं। 10 लाख की आबादी पर 12 न्यायाधीश होने चाहिए। उठाया जजों की नियुक्ति का मसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सीएम ने बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी के खनन मंत्री बर्खास्त किए गए हैं। गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया गया है। अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पवन सिंह सेंगर से। पवन, जानना चाहेंगे किन कारणवश ये बड़ा कदम उठाया गया है? देखिए, मैं बता दूं कि कि पिछले दिनों लगातार हाईकोर्ट में सीबीआई पूरे उत्तर प्रदेश में खनन विभाग में अवैध खनन को लेकर के सीबीआई जांच दिया था और सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। पिछले फ्राइडे को यानी शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई सरकार सीबीआई जांच सरकार अपने स्तर से और एजेंसी से, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, सीबीआई जांच का आदेश हो चुका है, पुख्ता सीबीआई जांच होगी और सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। आज स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई भी होने की संभावना है, लिहाजा मुख्यमंत्री अखिलेश अखिलेश यादव कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर है और खास तौर से सीबीआई जांच के पूरे मसले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने फैसला किया है। जी, बहुत बड़ा वाला फैसला कहा जा सकता है। गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया गया है और सीएम ने किया है मंत्री पद से बर्खास्त। शुक्रिया पवन इस पूरी अपडेट के लिए।
रेल मंत्रालय और एयर इंडिया में एक विज्ञापन को लेकर आपस में ठन गई है। दोनों एक दूसरे से सस्ता किराया होने का दम भर रहे हैं। रेलवे से भी सस्ता एयर टिकट बेचने का दावा करने वाले एयर इंडिया का ये विज्ञापन सरकार के ही दो विभाग के बीच तनातनी का कारण बन गया है। इस विज्ञापन के आते ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रविवार को ही छुट्टी के दिन आनन फानन में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को प्रेस करके विज्ञापन की सच्चाई का खुलासा करने को कहा। अगर शताब्दी में हम लोग चले तो 640 रुपए से शुरू होगा चेयर कार का, 915 रुपए तक मैक्सिमम जाएगा और एक महीने के बाद भी हम इसी किराए के ऊपर सब लोगों को, अपने यात्रियों को ले जाएंगे। जो एयरवेज का किराया है वो अगर 11 तारीख का देखा जाए तो वो 1600 से शुरू होकर 2400 तक है। एक महीने बाद अगर हम देखेंगे इसी सेक्टर का तो 1600 से लेकर 7153 तक का है। यानी सीधे तौर पर रेलवे ने एयर इंडिया का नाम नहीं लाते हुए एयर इंडिया के इस विज्ञापन को झूठा बता रहा है। दरअसल एयर इंडिया के एमडी अश्विनी लोहानी रेलवे में डीआरएम रह चुके हैं। अंदर की कहानी ये भी है कि डीआरएम से हटने के बाद लोहानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की रेस में थे, लेकिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु की हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से वो चेयरमैन नहीं बन पाए। मजबूरन उन्हें एयर इंडिया में डेपुटेशन पर जाना पड़ा। रेलवे फ्लैक्सी स्कीम की वजह से रेलवे की आलोचना हो रही है, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि हम सबसे सस्ते में यात्रा कराते हैं। फेयर्स को इस बार इस तरह के सिस्टम में कैप किया गया है 1.4 पे, यानी 1.4 टाइम्स 100 रुपीज का फेयर है तो 140 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह से ये 3 AC में, सेकंड AC में अगर 100 रुपीज का फेयर है तो 150 से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह दूसरे क्लासेस में है। आपको बता दें कि फ्लेक्सी स्कीम तत्काल की तरह ही है, जो सिर्फ 142 ट्रेनों में ही लागू होगा। इसमें सिर्फ राजधानी, शताब्दी और दुरंतो शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक शताब्दी का किराया 640 से शुरू होकर अधिकतम 940 तक ही होगा, लेकिन एयर टिकट की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता। मसलन दिल्ली से चंडीगढ़ का रेल किराया 640 से 950 तक होगा, जबकि इसी जगह के लिए एयर फेयर 3700 से 9000 तक होगा। फ्लेक्सी के बाद 9 और 10 सितंबर को दिल्ली से मुंबई जाने वाले मुसाफिरों की संख्या में 21,000 का इजाफा हुआ है। इस सफर को लेकर एयर इंडिया और रेलवे आमने सामने हैं। हालांकि एयर इंडिया के एमडी अश्विनी लोहानी के बनने के बाद एयर इंडिया में सुधारों की काफी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। फ्लाइट का देरी से चलना, इंजन में खराबी जैसी शिकायतें आम होती जा रही है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि रेलवे से ज्यादा एयर इंडिया अपने में सुधार करे तो ज्यादा सही होता। इस समय दिल्ली से मृगांक प्रभाकर के साथ अनामिका रत्ना। आज समाजवादी पार्टी की मुलायम संदेश यात्रा झांसी पहुंच रही है। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। इससे पहले रविवार को मुलायम संदेश यात्रा कानपुर पहुंची थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में मिशन 2017 का आगाज करते हुए 10 सितंबर से मुलायम संदेश यात्रा की शुरुआत की। पहले फेज में ये यात्रा लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और कानपुर मंडलों में जा रही है। मुलायम जनसंदेश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुलायम सिंह यादव 25 सितंबर को दिल्ली से करेंगे। यात्रा का दूसरा चरण 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान यात्रा पश्चिमी यूपी के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। यात्रा में अखिलेश सरकार की 29 विकास योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के लिल्हा रानीगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रोड शो के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उनके काफिले पर हमला किया, बल्कि उनकी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा से अभद्रता और मारपीट भी की। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का काफिला इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ था, जहां रानीगंज विधानसभा के रानीगंज लिल्हा पावर हाउस के नजदीक बाइक सवार एसपी कार्यकर्ताओं ने उनकी रैली को रोकने की कोशिश की। इस बारे में जब अपना दल विधायक ने बाइकर्स से बात करना चाहा तो उन्होंने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि मारपीट भी करने लगे। इसी के विरोध में अपना दल नेता लखनऊ वाराणसी मार्ग पर धरने पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में 8 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमारे काफिले को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जगह जगह गाड़ियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है और मेरी पार्टी के विधायक जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो बराबर जिले के एसपी से बात कर रहे हैं, उनसे सहयोग की अपील कर रहे हैं कि हमारे काफिले को डिस्टर्ब ना किया जाए। उसके बाद भी लगातार हमारा काफिला डिस्टर्ब किया जा रहा है और अभी कुछ ही दूरी पर यहाँ समाजवादी पार्टी के किसी विनोद दुबे जी के साथ बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट बाइकर्स निकल रहे थे और उन्होंने पूरी तरीके से इतने गलत तरीके से दाएं बाएं बाइक चलाकर पूरे काफिले के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे।
और यहाँ पर हमें पुलिस का कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल रहा था कि 2 पार्टियों का काफिला निकल रहा है तो कम से कम स्मूथली हमारे काफिले को निकाला जाए। हमारी 2-4 गाड़ियां निकली, उसके बाद सारी गाड़ियां पीछे रुक गई। उसके बाद विधायक जी उतरे बातचीत करने के लिए, तो समाजवादी पार्टी के विनोद दुबे का काफिले में जो मोटरसाइकिल पे लड़के थे उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, 10 में बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। आगरा में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एसएन अस्पताल में डेंगू के 8 मरीजों का इलाज चल रहा है। हाल ही में 4 अन्य मरीजों में भी डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं डेंगू वार्ड में बुखार से पीड़ित करीब 20 मरीज भर्ती हैं। इन मरीजों की डेंगू की जांच कराई गई है। माइक्रोबायोलॉजी के हेड डॉक्टर अंकुर ने बताया कि हाल ही में 4 मरीजों का जांच के दौरान डेंगू पॉजिटिव आया है। इन सभी की हालत में सुधार है। वहीं 12 मरीजों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बारिश के बाद गर्मी होने पर डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू के अलावा मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मलेरिया के अब तक 34 मरीज सामने आ चुके हैं। पूर्वोत्तर इंसेफेलाइटिस की चपेट में है और खासतौर पर गोरखपुर में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की दावा किया जा रहा है, लेकिन शासन की इन्हीं कोशिशों को पलीता भी लगाया जा रहा है। दरअसल सीएमओ कार्यालय की छत पर वैक्सीन में मिश्रित किए जाने वाले तरल पदार्थ की शीशियां पड़ी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई नोट फॉर सेल में भी लिखा हुआ है और एक्सपायरी डेट 2 मई 2008 भी लिखी हुई है। डायलेंट यानी कि तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो। अगर इसको दिए जाने वाले तापमान में गड़बड़ी हुई, इसका टीकाकरण निष्प्रभावी हो सकता है। ऐसे में सीएमओ कार्यालय की छत पर फेंका गया ये डायलेंट सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही की पोल खोलने के लिए काफी है। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र के बलकेश्वर में गायब लड़की का शव मिलने पर उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। आगरा कानपुर हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गणेश मंडल से एक लड़की गायब हुई थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को देकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने मदद के बजाय उन्हें अपशब्द बोलकर वापस भेज दिया। परेशान परिजन खुद ही लड़की की तलाश करते रहे। अगले दिन लड़की का शव नाले से बरामद हुआ। इस पर परिजनों का गुस्सा भड़का। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे पुलिस आला अफसरगण ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया और आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जहां तक कार्रवाई नहीं की गई की बात है वो उनको समझा दिया गया है, बता दिया गया है। ऑलरेडी जो इसमें उस समय मौजूद थे चौकी पे, उनको नॉमिनेट करके उनको निलंबित किया जा चुका है और यह चीज मैसेज मेरे द्वारा उनको दे भी दिया गया है। एक मिस्टर राजौरिया हैं और एक जो वहां पे नाइट में मुंशी था मिश्रा, उनको निलंबित किया।
हल्द्वानी के चोरगलिया इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि एक युवक की लाश नहर के अंदर पड़ी है। तभी पुलिस ने युवक को नहर से बाहर निकाला तो युवक की शिनाख्त मनोज टमटा के रूप में हुई, जो कि गोलापुर के सिमतापुर का रहने वाला था। युवक शनिवार से लापता चल रहा था। मनोज के पिता एवं चाचा ने बताया कि वो निजी फैक्ट्री में कर्मचारी था। बताया जा रहा है कि मनोज का उसकी पत्नी अनीता से 2 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच 2 दिन पहले मारपीट हुई थी, जिसके बाद अनीता के भाइयों ने भी मनोज के साथ मारपीट की। मनोज के पिता और भतीजे ने आरोप लगाया है कि 2 पुलिस वाले और उसके जेठू ने मिलकर उसके चाचा की पिटाई की थी, तब वो तभी से लापता था। करी उनने घर आके उनके ससुराली वाले ने चाचा को मारा। 2 पुलिस वाले आए थे और उन्हें मारा पीटी करी। फिर अपनी बहन को ले गए और फिर रात को पता नहीं क्या हुआ, उनको वहां गए वो चाचा, तो फिर उनको पीट करी और इतनी छोटी नाली में मार के फेंका था। राजनगरी आगरा में एक निजी संस्था ने 1411 अज्ञात और असहाय मृतकों की अस्थियों को कलश में रखकर शहर भर में अस्थि विसर्जन यात्रा निकाली। हाथीघाट स्थित कामाख्या देवी मंदिर से शुरू हुआ अस्थि कलश यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बजाजा कमेटी अज्ञात और असहाय मृतकों का अंतिम संस्कार करती है और 3 वर्ष बाद ऐसी अज्ञात मृतकों की जो अस्थियां होती है उनको पूरे विधि विधान के साथ गंगा सरोवर में उनका विसर्जन करती है। आज इसी कड़ी में 1411 अज्ञात मृतकों की अस्थियों का ये मुक्ति रथ यात्रा निकल रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। खासतौर पर दून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यूएसनगर, नैनीताल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन सरकार ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आपदा विभाग को तैयार रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में तेज बारिश और बाढ़ के कारण कई लोगों की जानें चली गई। भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। कई जगहों पर मार्ग टूटकर बंद हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारी बरसात की आशंका को देखते हुए प्रशासन हर तरह से आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रुड़की नगर निगम सभागार में रविदास सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर के 564 छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व विधायक ने छात्रों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया और इस दौरान पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान छात्र छात्राओं के परिजन भी मौजूद रहे। जिस बच्चे ने मेहनत की है वो बच्चा मेहनत करके यदि 1000 लोगों में सम्मानित किया जा रहा है तो उसमें पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ेगी और वो अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़ आज भी जारी है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भी फायरिंग शुरू हो गई है। मिनी सचिवालय से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। इससे पहले कल पुंछ में आतंकवादियों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना लिया था। सेना ने उनको सुरक्षित छुड़वा लिया। पुंछ के अलापीर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ रविवार सुबह 7:30 बजे शुरू हुई थी। लश्कर के इन आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल शहीद भी हो गया। उधर सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक घुसपैठ की बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कोशिशें नौगाम, गुरेज और रंगधार में कई गई। सेना ने नौगाम में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। लिहाजा ईद से पहले राज्य में आतंकवादियों को भेजकर अशांति फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों पर सेना ने पानी फेर दिया है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर में है जो एनकाउंटर चल रहा है और इन चीजों को टाइम लगता है और हमें उम्मीद है कि हम इसको भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो अभी जो पकड़े, जो मतलब मारे गए हैं जो आतंकी, तो उससे क्या कुछ मिला है, हथियार वगैरह जो है? देखिए अभी बहुत प्रीमेच्योर है और ये सब जो डिटेल्स हैं एनकाउंटर खत्म होने के बाद ये कार्रवाई हम करेंगे। अभी ऑपरेशन जारी है। कितने आतंकी हो सकते हैं अभी जो फ्रेश फायरिंग चल रही है? देखिए स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा नंबर्स के ऊपर के कितने हो सकते हैं या क्या है, और जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश है कि कश्मीर में स्थिति को सुधरने न दिया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। कल 4 जगह में उन्होंने घुसपैठ की, पुंछ में, नौगांव सेक्टर में, रंगधार सेक्टर में और गुरेज सेक्टर में। अभी भी वहां खोज जारी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2 टीम में बंट गए थे। दूसरी टीम में कितने मेंबर्स थे जिन्होंने होस्टेज बनाया था, क्या वो सारे के सारे मारे गए, अभी तक मालूम नहीं।